हेलो दोस्तों, पाठन क्लासेस में मैं पूजा कुमारी एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस की जो आरआरबी की जो एग्ज़ाम होती है, उसके प्रीलिम्स जो हमारे अगले 2-3 दिन में आने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफ देखेंगे कि इसका प्रीलिम्स जो है वो कैसे होता है, कितने क्वेश्चन्स आते हैं, कितना इसका नेगेटिव मार्किंग है, ये सब। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स की पूरी की कट ऑफ जो स्टेट वाइज़ थी उसका एनालिसिस करेंगे। तो उस हिसाब से इस साल कितने हमारे पोस्ट्स, कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी उस स्टेट की बढ़ सकती है, घट सकती है, हम थोड़ा-सा ये एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको एग्ज़ाम में बेसिकली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सेफ़ है, ठीक है? उसी तरह ये मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसीज़ हम एनालिसिस करेंगे कि पिछले 2 साल में कितनी वैकेंसीज़ थी और इस साल में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी जो पिछले साल के कट ऑफ्स हैं वो और वैकेंसीज़ हैं, उससे कंपेयर करके आप अपना सेफ़र साइड आपके लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा, ये आप निकाल पाएँगे, ठीक है? और हम देखेंगे कि ये जो 45 मिनट्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, 80 क्वेश्चन होते हैं 45 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए। प्लस उसमें क्या बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्पीड ही नहीं, एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, अब लेकिन आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ के कहीं क्लोज़ नहीं जा पा रहे हैं। कट ऑफ के लिए एटलीस्ट आपको 65 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने चाहिए थे। आपने 60 किए हैं, 5 नहीं कर पा रहे हो आप। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? ये हम थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंट गेसेस कैसे करते हैं, ठीक है? और फिर हम मैं आपको कुछ इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन बताऊँगी, ठीक है? तो अब चूँकि 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप लोगों की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई होगी। तो इस क्लास में का बेसिकली हमारा आउटपुट ये निकलेगा कि आपका जो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, हाउ टू मैक्सिमाइज़ योर आउटपुट फ्रॉम इनपुट्स यू हैव मेड सो फार। तो अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ेशन आप कैसे एग्ज़ाम में कर पाएँगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। 40 मार्क्स का आपका मैथ्स पूछा जाता है और 40 मार्क्स की आपकी रीज़निंग पूछी जाती है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीज़निंग एबिलिटी। इसमें जीएस और इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है? ये सब आप जानते ही होंगे। तो टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स 80 होते हैं। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 पर क्वेश्चन। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है तो +1 और अगर गलत हो गया तो 0.25 माइनस, ठीक है? तो ये आपका जो है मार्किंग स्कीम है इसका, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको ये दोनों ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी इन दोनों का अपना सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है? इसका कट ऑफ अलग होता है, इसका कट ऑफ अलग होता है और इसके बाद इनकी एक कंबाइंड कट ऑफ भी होती है, ठीक है? तो इसके सेक्शनल कट ऑफ होंगे और कंबाइंड कट ऑफ होंगे और ये कट ऑफ आपको क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आपको अभी ये माना जाएगा कि आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन को क्लियर किया है, ठीक है? लेकिन सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? ये पूरे 80 क्वेश्चन आपके एक साथ अपीयर हो जाते हैं। आप वन बाय वन क्वेश्चन पे स्क्रीन के ऊपर स्वैप कर सकते हो और कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपका रीज़निंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो रीज़निंग में कम टाइम दीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छा टाइम दीजिए। वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें आप सवाल जल्दी कर पाते हैं, तो उसमें आप कम टाइम दीजिए और रीज़निंग को ज़्यादा टाइम दीजिए। आप जो क्वेश्चन चाहें उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बाद में चाहें वो बाद में अटेम्प्ट कीजिए। तो ये सब का कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ़ इस चीज़ की है कि आपको दोनों का इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो क्लियर करना पड़ेगा और फिर इनका जो कंबाइंड कट ऑफ है, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो अब इतने सारे जब कट ऑफ हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या ये मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स काउंट होगा? तो नहीं, मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं होता है। प्रीलिम्स जस्ट एक स्क्रीनिंग के लिए मतलब टेस्ट है कि उसमें आपको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जो मेरिट बनती है वो सिर्फ़ आपके मेंस एग्ज़ाम के थ्रू बनती है और इंटरव्यू के थ्रू बनती है। और मेंस और इंटरव्यू में इनका रेशियो जो है वो 80:20 का रहता है। मेंस आपका जैसे आपका पूरा मान लो कि कितना जो भी मार्क्स आपका मेंस में आता है और जो भी आपका इंटरव्यू में मार्क्स आता है, तो इसका वेटेज आपका 80 रहेगा, इसका वेटेज आपका 20 रहेगा और इसी के बेसिस पे जो है वो पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? इसमें प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं है। प्रीलिम्स का रोल सिर्फ़ इतना है कि प्रीलिम्स अगर आपने निकाल लिया तो आप मेंस दे पाएँगे, प्रीलिम्स नहीं निकाला तो आप मेंस दे ही नहीं पाएँगे। तो प्रीलिम्स जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम को
क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो भी मैटर करता है वो मेंस और इंटरव्यू मैटर करता है। तो प्रीलिम्स में किसी ने टॉप किया है, कोई बच्चा जो है वो 80 में 80 नंबर ला रहा है, या किसी ने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया है, वो दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। और कट ऑफ जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब स्टेट टू स्टेट कैसे वेरी करता है, वो आप इस चीज को समझिए। इस अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि हमने ये 2017 की डेटा हमारी है कि ये स्टेट टू स्टेट कट ऑफ क्या थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे यहाँ पे तमिलनाडु का मैंने एग्जांपल लिया, तो तमिलनाडु में स्टेट जो कट ऑफ थी वो 42 थी, ठीक है। 2017 में प्रीलिम्स की कट ऑफ मात्र सिर्फ 42 थी। वहीं पर आप देखिए कि कोई ऐसा भी स्टेट है जिसकी कट ऑफ जो है 56 है, उत्तराखंड की कट ऑफ 56 है। तो ये इतना ज्यादा क्यों वेरी करता है? तो इतना ज्यादा वेरी इसलिए करता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं ना, हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं, एक तो ये कम ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे जरूर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ज्यादा रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम रही होगी, और एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे, तो आपका जो ये है ये वेरी करता है, ठीक है। उसी तरह आप देखिएगा कि हरियाणा का जो कट ऑफ था वो 55 था, पंजाब का कट ऑफ 54 था। तो अगर यहाँ पे उन स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र का कट ऑफ 46 है, तो इन स्टेट्स में लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाता है। कर्नाटका का कट ऑफ सिर्फ 41 है, तो इन स्टेट्स में लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाता है। वहीं पे जो कंपटीशन है उत्तराखंड में और दूसरे स्टेट्स में, जहाँ पे 52.5 गया है, बिहार में 52.25, तो इन जगहों पे जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि इसका रीजन ये होता है ना कि एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और सीट्स जो है वो मतलब कम होती हैं, प्रोपोर्शनेटली सीट कम होती है, तो कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पे मैं आपको एक 2018 में भी आप देखिए कि कट ऑफ जो है वो कितना वेरी किया है। एक जगह आपका 43.25 है, तमिलनाडु में 43.25 आपका कट ऑफ है, और कर्नाटका में आपका 44.25 है। जबकि वहीं आपका जो उत्तराखंड का कट ऑफ है वो 54 है, हरियाणा का कट ऑफ जो है वो 57 है, ठीक है। तो आप देखिए कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इन सब की कट ऑफ जो है वो कंसिस्टेंटली कम रही है। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 43.5 है, बाकियों के कंपैरिजन में इनकी कट ऑफ जो है वो कंसिस्टेंटली कम रही है, कर्नाटका की कम है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं उनकी हमेशा ज्यादा रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 52 है राजस्थान की, यहाँ पे 50.5 है, यहाँ पे 2019 में 58.5 है। तो आप जिस भी स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो एग्जाम दे रहे हैं बिहार से, ठीक है। तो अगर आप बिहार से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपका 2017 में 52.5 था, 18 में 45 हुआ, और 19 में 58 हुआ। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके लिए, अगर आपने सही से 62 से 65 नंबर स्कोर कर लिए, तो 62 से 65 नंबर स्कोर कर लिए, तो आपका जो होगा प्रीलिम्स जो है वो निकल जाएगा। तो आपको मिनिमम 65 नंबर स्कोर करने के लिए आपको 65 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसी तरह अगर कोई उत्तराखंड का बच्चा है, तो यहाँ पे देखिए कि 2019 में जो कट ऑफ गया है वो 65 गया है। तो आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो एटलीस्ट 68 टू 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से दे रहे हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। तो ही तो अब कभी आप बोलेंगे कि हो सकता है कि 2019 का पेपर थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं था। अब इस साल हो सकता है कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर आप प्रोपोर्शनेटली इसको 3-4 नंबर आप कम कर लीजिए। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, अगर वो टफ होगा तो वो सभी के लिए टफ होगा, ठीक है, अकेले आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। तो टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, तो प्रोपोर्शनेटली उसकी कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली कम जाएगी। उसी तरह अगर आसान होता है पेपर, तो वो सभी के लिए आसान होता है, तो प्रोपोर्शनेटली जो कट ऑफ होती है वो जो है वो ज्यादा जाती है। तो जैसे आप देखिए इन स्टेट्स में केरला का कुछ डेटा ही नहीं है हमारे पास, असम की कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो इन इस पर्टिकुलरली 2017 में आप देखिए कि इन सबकी जो है वो अराउंड 55 से तो कम ही रही है, एक्सेप्ट उत्तराखंड। तो हो सकता है कि इस वाले ईयर में क्वेश्चन का जो लेवल हो थोड़ा सा ज्यादा हाई रहा हो, लेकिन इस वाले ईयर में आप देखिए कि 55 से ऑलमोस्ट सबके ऊपर है 2019 में, तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा कम रहा हो। तो जिस भी स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हैं, आप इस चार्ट को देखिए, अपने स्टेट को ढूंढिए। जैसे कि आप यूपी से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने स्टेट की 3 साल का कट ऑफ देखिए, और उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि आप ऑन द सेफ साइड रहेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट आपको इस वाले स्लाइड पे पॉज करना है और अपना ये एनालिसिस करना है, ताकि आपके जब आप एग्जाम देने बैठे
एग्जाम देने जाएं तो आपके दिमाग में ये रहे कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और अटेम्प्ट का मतलब विथ एक्यूरेसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए एक और चीज है, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2019, 18 और 17 में ऐसी क्या चीज थी जो मतलब 20 से अलग है, 2020 से अलग है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि कोविड-19 में ऐसे गैदरिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सही नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो होते हैं राजस्थान के, लेकिन गुजरात से फॉर्म भर देते हैं क्योंकि गुजरात का जो है वो कट ऑफ कम जाता है। कुछ होते हैं बिहार के लेकिन झारखंड से फॉर्म भर देते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ जो है वो अलग होता है, तो वो अपनी सहूलियत से थोड़ा चेंज लोग कर लेते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ट्रेनों में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत सही से सारा ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है। तो सारे बच्चे जो है वो अपीयर भी नहीं हो पाएंगे एग्जाम में, जिनको 100, 200, 150 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना है। अ, तो ऐसे कुछ बच्चे तो होंगे ही, कुछ एक प्रोपोर्शन में बच्चे होंगे ही जो कि एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। देखिए जेईई के एग्जाम के साथ भी यही हुआ था। ठीक है, आईआईटी वाला जो एग्जाम होता है उसके साथ भी यही हुआ था, सभी बच्चे अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो चूंकि अपीयर होने वाले बच्चे कम रहेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि बच्चे कम अपीयर होंगे तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, ये वाला जो एनालिसिस है ये आपके बहुत काम की चीज है। तो इस साल एक कोविड कोविड के कारण आपकी थोड़ा सा जो है वो चांसेस हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा 1-2 नंबर। ठीक है, तो जैसे इसमें 3 तरह की आपको डेटा दिखेगी, एक वो जो ग्रीन में मार्क्ड है, एक वो जो रेड में मार्क्ड है, और एक वो जो येलो में मार्क्ड है। तो येलो वाले सारे वो हैं जिनमें वैकेंसीज चेंज नहीं हुई हैं, 2019 और 20 की वैकेंसीज चेंज नहीं हुई हैं। तो इधर 230 है, इधर भी 230 है, इधर 120 है, इधर 120 है। ठीक है, इधर 95 है, इधर 95 है। रेड वाले हमारे वो हैं जिनमें वैकेंसीज कम हुई है। तो जैसे यहाँ देखिए 2019 में हरियाणा की वैकेंसी 68 थी। ठीक है, लेकिन जो आपका ये है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये रेड में रेड छुप जा रहा है, तो मैं कोई डिफरेंट इंक कलर ले लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका हरियाणा का जो वैकेंसी था वो 68 था 2019 में, लेकिन अभी वैकेंसी जो है वो 52 है सिर्फ। तो डेफिनेटली इस बार इसका कट ऑफ जो है वो क्या होगा, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, सॉरी वैकेंसी कम है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो राइज करेगी। ठीक है ना, क्योंकि अ, जो कम सीट के लिए बच्चे compete कर रहे हैं, तो वैकेंसी तो इसका एक आप ये मान सकते हैं कि 5% हो सकता है, 5 या 10% आपका इसका कट ऑफ जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी कि कोविड का इम्पैक्ट है तो 5-10% तो उसके कारण कम ही होना है। तो हो सकता है कि इसी लेवल पे इसका कट ऑफ रह जाए। तो हम एक स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन का लेवल वही रहा जो 2019 में था, तो आपका जो कट ऑफ है इसका, क्योंकि कुछ बच्चे कम अपीयर होंगे कोविड-19 के कारण, कुछ 5% बच्चे मान लीजिए, या 10% बच्चे, या 20% बच्चे, मुझे लगता है कि 15 से 20% बच्चे कम अपीयर होंगे। तो अगर 20%, 15% बच्चे कम अपीयर होते हैं तो कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी रह जाएगी, क्योंकि बच्चों के अपीयर ना होने के कारण कुछ कट ऑफ जो है वो घटेगी, और वो कंपेंसेट हो जाएगा किस चीज से, क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है वो हमारी कम हुई है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए केरला में जो है कि वैकेंसी जो है वो 2019 में 76 थी, लेकिन इस ईयर में है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे भाई, बहुत बहुत समस्या है। ठीक है, तो है ही नहीं, तो आपके लिए तो कोई सेक्शनल कट ऑफ जो है वो लागू ही नहीं होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश में ये 41 थी, ये 39 है, ये भी कम हुई है। ठीक है, वैकेंसी कम हुई है, लेकिन कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, इसलिए आप मान सकते हैं कि इस साल भी 60 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश से हमारे जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो कम से कम 60 मार्क्स लाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एक जगह बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, जैसे यूपी हमारा, यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पिछले साल जो है वैकेंसी 345 थी, इस बार 1718 वैकेंसी है। ठीक है, 1718 वैकेंसी है, तो इसमें 58.75 अगर कट ऑफ गया था तो ये कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, ये हो सकता है कि 50 जाए। ठीक है, या 48 जाए, इतना तक भी जा सकता है। तो आप सेफर साइड मान के चलिए कि आपको 55 नंबर तो लाना ही लाना है, 55 से कम तो आप मान के ही मत चलिए। ठीक है, इसलिए वैकेंसी जो है आपकी 3 गुना से भी 4 गुना ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, 4 गुना ऑलमोस्ट बढ़ गई है, मतलब 397% वैकेंसी बढ़ी है, लगभग
300 देखिए 345 से 1718 वैकेंसी हुई है, तकरीबन 5 गुना वैकेंसी हो गई है, ठीक है। तो आपका इसमें कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे जाएगा इसका, और थोड़ा कोविड इम्पैक्ट के कारण कट ऑफ नीचे जाएगा क्योंकि बच्चे कम अपीयर होंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी 2 वैकेंसी बढ़ी है। यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम हुई है, 289 से 260 हो गई है हमारी। 218 से 137 हो गई है बिहार की वैकेंसी। उसी तरह 130 से 60 हो गई है मात्र महाराष्ट्र की वैकेंसी। उड़ीसा की वैकेंसी 239 से 25 हुई है। ये बहुत बहुत ज़्यादा डिक्रीज इन वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 थी वैकेंसी छत्तीसगढ़ की और इस बार 100 हो गई है। तो इस पिछली बार अगर कट ऑफ जो है वो 55.5 गया था, तो इस बार तो 55 से ज़्यादा जाएगा नहीं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं, देखिए 100% तो कोई भी सही नहीं बता सकता एग्जाम होने के पहले, लेकिन ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि इसकी 2017 में भी कट ऑफ जो है वो 47.5 गई थी, 2019 में भी 55.5 गई है, और वैकेंसी जो है वो पहले वैकेंसी की 4 गुना हो गई है। तो आपका जो है इसका कट ऑफ जो है 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो बच्चे इसमें अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, दे आर वेरी वेरी मच ऑन सेफ साइड, वो बहुत सेफ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्टेट का एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, कि क्या उनका 2019 में कट ऑफ गया है, वैकेंसी बढ़ी है या घटी है, बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, घटी है तो कितनी घटी है, उसमें थोड़ा सा कोविड इम्पैक्ट के कारण बच्चे कम अपीयर होंगे, उसका एक 5% का फैक्टर लगा लीजिए, और आप अपना ये ज़रूर कैलकुलेट कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए जिससे कि आप विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे 80 मार्क के आ जाए और आपका 60 गलत हो जाए तो आपका वो अटेम्प्ट किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो विथ एक्यूरेसी आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम में, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो आपके स्टेट के हिसाब से वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, एक मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से ये वाला समझाने के लिए एक ये बनाया है कि पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरह का होता है। तो जब लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हिसाब से देखिए, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 3 सेट थे हमारे। तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक में 20 पूछे गए थे, एक में 23, एक में 20, ठीक है। और इनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो ईजी से मॉडरेट था, या तो ईजी था या मॉडरेट था। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन में आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, उससे आपको कुछ डायग्राम्स, एक बार आपका सीटिंग अरेंजमेंट का आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो इससे आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 मिनट आप टाइम ले लेते हैं इसमें, इस पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ के सीटिंग अरेंजमेंट का एक पिक्चर ड्रॉ करने में कि कौन किसके बगल में है, कौन किससे थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इस पे बनते 4 या 5 सवाल जो भी आते हैं वो इसी डायग्राम से तो आपको सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको बार बार ये नहीं रेफर करना है, वो आपको इसी डायग्राम से सॉल्व करने हैं। तो ये बस क्वेश्चन पढ़ा जवाब दिया, क्वेश्चन पढ़ा जवाब दिया, तो इनका फिर आप एक्स्ट्रा 10 से 15 सेकंड और लीजिए, तो ये 1 से 1.5 मिनट आपका पिक्चर ड्रॉ करने में और 10 से 15 सेकंड इसमें, हर क्वेश्चन में। तो ये 5 सवाल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, 2 से 2 से 2.5, तो ये 5 सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, ये ईजी टू मॉडरेट था, इसलिए ये हमारी मार्किंग स्कीम है। अगर कुछ बहुत ईजी था तो मैंने उसको 1 दिया, जैसे ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बहुत ही आसान पूछा गया है, हमारे पिछले साल के सभी तीनों सेट में बहुत ही आसान ऑड वन आउट पूछा गया था। ये हमारा 2 है वो इजी टू मॉडरेट है, 3 है हमारा मॉडरेट है, 4 है हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और 5 है हमारा डिफिकल्ट, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई भी आपका जो मार्किंग स्कीम मैंने लिया है, इसमें कोई भी आपका 2 को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी आप सब कुछ इजी टू मॉडरेट के अंदर अंदर रख सकते हैं। आप कहेंगे कि मैडम ये क्या है, ये 1.2 है। तो देखिए, एक सेट में 3 क्वेश्चन आए, एक में 5 आए हैं, एक में 2 आए हैं, ठीक है। तो इसका मैंने वेटेड एवरेज ले लिया है, ठीक है। इसका मैंने क्या किया है, वेटेड एवरेज ले लिया है, क्योंकि 3 इजी था तो 3 into 1, 5 इजी था तो 5 into 1, और 2 इजी टू मॉडरेट था तो 2 into 2, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को वेटेड एवरेज पता होगा, इसलिए ये नंबर 1.2 है। आप ये मत सोचिएगा कि 1.2 यहाँ पर तो कहीं अपीयर ही नहीं हो रहा है, तो 1.2 मैम ने कहाँ से लिख दिया, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज है हमारा कि अप्रोक्सीमेटली दिस इज योर लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, सिलोगिज्म के 5 सवाल आए, 0 और 5, ठीक है। क्यों इसमें, क्योंकि इसमें सिलोगिज्म की जगह दूसरा सेक्शन पूछ लिया गया था, तो इसमें भी इजी टू मॉडरेट और इजी सवाल आए हैं आपके, ठीक है। तो किसी का भी लेवल इजी टू मॉडरेट मैक्सिमम है, ठीक है, उससे ज्यादा किसी का लेवल नहीं है। तो अगर आपने प्रॉपर सब हर टॉपिक की अच्छे से पढ़ाई की है, तो ये सिलोगिज्म के सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं आपके।
ये आप लगभग समझ लीजिए, ये भी 2 मिनट में 5 सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये डायरेक्शन सेंस का सवाल भी बहुत ही आसान आता है, 2 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चन के लिए आपका बहुत तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 1 मिनट बहुत है। ब्लड ब्लड रिलेशन का भी जो है वो ईज़ी पोर्शन रहता है। इसके लिए भी 3 क्वेश्चन आप जो है वो 1.5 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उसी तरह आपका ऑड वन आउट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, इनइक्वालिटी के 5 सवाल आप 2 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की वीडियोज़ हमारे बहुत अच्छी वीडियोज़ हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो जिन लोगों को अगर डाउट है लास्ट मोमेंट पे अगर आपको वो रिवाइज़ करना है, तो उसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन्स डाले हुए हैं। अगर आपने वो पूरे वीडियो देख लिए तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और 2 मिनट में ये 5 सवाल आपके पक्के बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग ये भी बहुत आसान होता है। इसमें कुछ नहीं, अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट होता है और आपका कोई एक वर्ड को कोड वर्ड में ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे को ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई क्वेश्चन वर्ड है उसको कैसे लिखेंगे? तो ये बहुत आसान होता है, इन सब का लेवल कम होता है, ठीक है? तो देखिए, मेरा कहना, मैं सिर्फ़ आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो इनका क्वेश्चन का लेवल होता है, अगर आप रीज़निंग के लिए प्रॉपर कहें तो पूरे 40 क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगी कि 22 से 23 मिनट काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर आप पूरे 40 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, समवेयर अराउंड 30 टू 32 या 33 क्वेश्चन्स आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके लिए 18 से 20 मिनट आपका काफ़ी है। तो 45 मिनट्स में आपका जो अटेम्प्ट है वो हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि आपका 18 से 20 मिनट में आप 30 या मैं कहूँगी 30 से 35 क्वेश्चन आप रीज़निंग का सेटल कर लीजिए, क्योंकि इनकी डिफ़िकल्टी लेवल कम होती है, ठीक है? कंपैरेटिवली इनकी डिफ़िकल्टी लेवल कम होती है। तो 18 से 20 मिनट में आप 30 से 35 क्वेश्चन कर लीजिए और बाकी बचे हुए 20 मिनट में 20-21 मिनट में आप मैथ्स का जो है वो तकरीबन 30-32 क्वेश्चन वहाँ से निकाल लीजिए। तो ये आपके सॉलिड 60 प्लस अटेम्प्ट्स हो जाएँगे कितने मिनट्स में? अराउंड 38 टू 40 मिनट्स में, ठीक है? फिर आपके पास 5 मिनट जो बचेंगे, तो कुछ क्वेश्चन्स को आप फ्लैग करके रख सकते हैं, जिनको जाके रिवाइज़ कीजिए और 2-4 क्वेश्चन वहाँ से निकाल लीजिए, तो आप आराम से 65 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, ठीक है? 65 तो आप आराम से विथ वेरी गुड एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब सवाल आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि जनरली मैथ्स जो है वो रीज़निंग से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? क्योंकि रीज़निंग का जो लेवल है ना, वो कम है। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ आपको रीज़निंग की एनालिसिस बताई है, ये मैंने जस्ट एक एज़ एन एग्ज़ाम्पल बताई है। आपका मैथ्स का भी एनालिसिस जब होता है, एनालिसिस जब आप करेंगे, तो आपको यही लगेगा कि मैथ्स में आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल एप्रोक्सिमेशन आता है, ठीक है? सिम्प्लिफिकेशन आता है, और भी 1-2 टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी आसान होता है, ठीक है? तो इन टॉपिक्स पे आप काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हैं और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कभी-कभी डीआई वाला जो पार्ट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछ लेता है। बट उसको भी मैं कहूँगी कि उसको आप मॉडरेट रेंज में रख सकते हैं, 3 मार्क्स में रख सकते हैं आप, मतलब ये जो मार्क्स हैं ये आपका मॉडरेट डिफ़िकल्ट, इसके लिए मैंने मार्क्स अलॉट किया है। ये एक मतलब मेरा खुद का एक वो है, अलॉटमेंट है। तो अगर आप डीआई को भी रखेंगे तो एक मॉडरेट लेवल में आप रख सकते हैं उसको, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा मेबी टाइम टेकिंग हो, लेकिन उसमें भी वही होता है कि अगर एक बार आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूरा ड्रॉ कर लिया, तो बाकी 4-5 सवाल आपके पूरे उसी इन्फॉर्मेशन पे बन जाएँगे। तो ऑल्दो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी रहेगा, पर उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको यही करना है कि रीज़निंग को आपको 18 से 20 मिनट में आप निपटाइए यहाँ पे, 32-35 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं या आप बाद में आप उसको देखना चाहते हैं, अगर आपका टाइम बच गया तो उन क्वेश्चंस को फ्लैग कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपको बाद में उसको देखने में आसानी हो, ठीक है? और एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले लिया, तो अगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, आपने उसपे 5 मिनट स्पेंड कर दिए, 7 मिनट स्पेंड कर दिए, तो आप वो 7 मिनट में और 10 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है? तो डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो। ये जो एग्ज़ाम है, इसमें सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो बराबर हैं। तो आपको क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है। आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, वो कम से कम टाइम में करना है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। नॉट मोर देन 1 मिनट स्ट्रिक्टली। 45 मिनट्स में 1 मिनट से ज़्यादा आप किसी क्वेश्चन पे कैसे स्पेंड कर सकते हैं? इट इज़ नॉट वाइज़। आइडियली तो आपको 30 सेकंड्स मिल रहा है। 5 मिनट तो आप रिवीजन के लिए भी रखेंगे ना। आइडियली आपको 30 सेकंड्स मिल रहा है पर क्वेश्चन, सो डू नॉट स्पेंड मोर देन
आई वुड से अगर आपका 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको वहां पे स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ट्राई सॉल्विंग 30 टू 32 मैथ्स क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। तो आपने इनिशियली 18 से 20 मिनट में 32 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा आसान होता है मैथ से। और 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट में आपने 30-32 जो है मैथ सॉल्व कर लिए, यानी आपने इजिली जो है समवेयर अराउंड 60 टू 67 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। और आपके पास अभी भी 5 से 7 मिनट बचे हुए हैं। तो आपने जो ये फ्लैग किए हुए क्वेश्चन हैं, फ्लैग क्वेश्चन यू वांट टू रिवाइज और रीअटेम्प्ट इफ टाइम इज सेव, तो जो फ्लैग क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को जाकर के देखिए। अगर इसके बाद आपने फ्लैग्ड क्वेश्चंस में से 4-5 भी और निकाल लिए, देन दैट इज अ बोनस फॉर यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इन रिमेनिंग 5 मिनट्स ट्राई अटेम्प्टिंग 7-8 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लैग्ड वंस। अगर आप इससे ज्यादा कर पाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। रिमेंबर देयर आर सेक्शंस इन विच 5-6 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इन जस्ट 2 मिनट्स। ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें 2 मिनट में आप 5-6 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है आपका, अप्रोक्सीमेशन है आपका, सिंप्लीफिकेशन है आपका। ये सब जो है वो कम टाइम टेकिंग है, ठीक है। उसी तरह आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपका काफी आसान टॉपिक है। तो इन सब जगह आप अपना टाइम सेव कीजिए। उसी तरह क्वेश्चन ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है कि आपने एक बार पिक्चर ड्रॉ कर लिया 1 मिनट लगा करके, मान लीजिए, तो इसके बेसिस पे जो भी 4-5 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको इसी पिक्चर में से तो उसका आंसर देना है। तो हर क्वेश्चन के लिए फिर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आपका ये भी है कि 2 मिनट में आपका इज़िली ये 4-5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका सिलोगिज़्म्स में बहुत आसान पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका आसान होता है, डायरेक्शन टेस्ट आपका आसान होता है। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आपके आसान होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। इनको कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं कहूँगी कि पजल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये इन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा-सा बाद में फोकस कीजिए। क्यों बाद में फोकस कीजिए? क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ये वाला पोर्शन उठा लिया और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम आपका कंज़्यूम हो गया, तो क्या होगा कि फिर आपको बहुत मेजर पोर्शन ऑफ पेपर के लिए आपके पास कम टाइम बचेगा, ठीक है। और कम टाइम बचेगा तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो पेपर को क्लियर करना है, ठीक है। चाहे वो आपको इस क्वेश्चन से मार्क्स मिले या उस क्वेश्चन से, ये आपके लिए टाइम बचाना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये पजल्स वगैरह को थोड़ा-सा आप बाद के अटेम्प्ट के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको तुरंत जैसे क्वेश्चन अगर सामने आया आपके और ऐसे 5 सेकंड 10 सेकंड में लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें, तो उसको आप स्किप कीजिए और उसमें उसको फ्लैग करके उसमें वापस आइए, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा कैलकुलेशन ये वाला माइंड में रखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है वो 40 क्वेश्चन स्किप कर दिया और आपने लास्ट में सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट बचाए हैं उनको देखने के लिए। तो वहाँ पे भी आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट में आप वो स्किप किए हुए 40 क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है। तो ये इस बात का पूरा-पूरा आपको ध्यान रखना है। एक मोटा-मोटा मैं बताऊँ तो टारगेट यही रखिए, 32 टू 35 क्वेश्चंस को रीजनिंग में 18 से 20 मिनट में सॉल्व करना है और 30 से 32 मैथ्स में आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब आपका एक बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए मेरे स्टेट का मैंने यहाँ पर जो एनालिसिस किया था, इसमें मेरे स्टेट का मेरा जो है वो उत्तराखंड से स्टेट में से मैं बिलोंग करता हूँ, या मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और इनका जो कट ऑफ है वो देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 65 गया है। लेकिन मैंने जब पूरा पेपर लगाया तो मैं सिर्फ जो है वो 65 ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्रिसाइजली 65 अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते, आपको अपना अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 5 से। तो आपको क्या करना चाहिए, क्यों कि कैसे आप अपना अटेम्प्ट बढ़ाएं? 65 आपको जितना आता था आपने तो कर लिया, अब आप अपना 5-10 अटेम्प्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, आपको कोई गेस नहीं करना है, डू नॉट मेक एनी गेस। कब नहीं करना है? जब आपने 65 अटेम्प्ट कर लिए और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आप बिलोंग करते हैं मान लीजिए गुजरात से। तो क्यों? क्योंकि इसमें 50 भी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो यू आर ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो अगर आपने 60 अटेम्प्ट कर लिया और आपका सही अटेम्प्ट किया है, 65 अटेम्प्ट कर लिया, सही अटेम्प्ट किया है, और आपने देखा कि अपने प्रीवियस एनालिसिस से कि आपको आप सेफ साइड में हो, तो ठीक है, आपको और फर्दर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से हो, हरियाणा से हो, तब आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एनालिसिस ऑफ स्टेट आपने देखा, तो अगर आप सेफ जोन में हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सेफ जोन में नहीं है तो आपको
इंक्रीज करना है अपने अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, तो आपने जो कुछ क्वेश्चंस को फ्लैग किया था उन क्वेश्चंस पे जाके देखिए, उनमें से 5-7 क्वेश्चन ऐसे निकालिए जिसमें कि आपने कम से कम 2 ऑप्शंस या एक ऑप्शन को कम से कम एलिमिनेट कर लिया था, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू रीच एट द आंसर, ठीक है। आपको जवाब तक पहुंचने में ये बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपने एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था तो आपका रिस्क फैक्टर वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मेरे ये ABCD 4 ऑप्शन थे, इसमें एक ऑप्शन तो आपका सही है और मैंने ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो A और D मेरा बचता है। तो अब मैं कोई सा भी लगाऊं, मेरा जो सही होने का चांस जो है 50% है। लेकिन अगर मेरे को चारों में से कुछ भी नहीं पता था और मैंने कोई एक रैंडम लगा लिया तो मेरा सही होने का चांस सिर्फ 25% है, ठीक है। तो ये अगर आप 1-2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं तो दैट इज अ वेरी वाइज गेस, और फिर आप उसको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो आप जो है इन दोनों में से कोई एक पिक करके अपना थोड़ा सा वाइजली सोच करके और एक पिक करके उसको आप टिक करके आइए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। लेकिन आपको रिस्क कम लेना है, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जिसमें आपको रिस्क कम लगता है, जिसमें आपने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, या कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस दिख गए जो बहुत ही मतलब बहुत ही रेंज के बाहर हैं। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि अप्रोक्सीमेशन का कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट प्लस 13 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि क्या होगा, और 4 ऑप्शंस हैं, और एक जगह आपको 143 का स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरी जगह आपका कुछ 111 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो 143 और 111 कहीं पे फिट भी नहीं होता ना। तो दीज आर व्हाट, दीज आर वेरी मच बियॉन्ड रेंज, दीज आर आंसर्स दैट आर वेरी मच बियॉन्ड द रेंज। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड रेंज आंसर्स को या फनी आंसर्स को आप हटा सकते हैं, जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फनी आंसर्स को आप हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट में आपका एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है एम एंड एन आर सिटिंग बिसाइड्स ईच अदर, और आंसर में आपको कुछ इस तरह से रहे कि एम इज एट 3rd पोजीशन और एन इज एट 7th पोजीशन। तो भैया अगर अगल बगल में है तो 3rd और 7th पे तो हो ही नहीं सकता ना, या तो 3rd और 4th पे होगा, या 7th 6th पे होगा, 7th 8th पे होगा, जो भी होगा आजू बाजू में होगा ना। तो ये आपके जो है ये बियॉन्ड रेंज या फनी आंसर्स हैं या इम्पॉसिबल आंसर्स हैं। तो ऐसे इम्पॉसिबल आंसर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। और क्या कर सकते हैं आपकी जैसे ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस जो है वो जनरली आपके सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में कोई ऑल ऑफ द अबव है, या फिर अगर आपने रीजनिंग में देखा जिसमें कि 2 ऑप्शंस है 1 और 3 वाला कुछ है, तो इस तरह के जो आंसर्स होते हैं इनके सही होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया तो आप बाकी बचे हुए ऑप्शंस में से थोड़ा सा एक आप वाइज गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाइए। अब देखिए ये तो हो गया कि आपने अपने स्टेट का एक एनालिसिस किया, ये पिछले वाली चार्ट से आपने एक एनालिसिस किया कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपके लिए सेफ है, और आप उसके करीब थे, 2-3 क्वेश्चन ही इधर उधर थे, ठीक है। तो आपने बहुत वाइजली अटेम्प्ट करना है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो गेस था उत्तराखंड के लिए कि आपको कम से कम 68-70 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आने ही हैं, लेकिन पेपर में आप सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो विथ 100% एक्यूरेसी। तब वहां पे तो आपका कट ऑफ वैसे नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर होगा वो। तो फिर वहां पे आप ज्यादा रिस्क लीजिए, कम से कम ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा निगेटिव होने का चांस है, पर ज्यादा पॉजिटिव होने का भी तो चांस है, क्योंकि आपका 40 अटेम्प्ट से तो वैसे भी आपका क्लियर नहीं हो रहा। देन वाई नॉट टेक रिस्क एंड प्ले द गेम। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपका प्री जो है वो निकल जाए, और प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप 70 नंबर ला रहे हो या 60 नंबर ला रहे हो। अगर 59 क्वालिफाइंग है आपका तो यू ऑल्सो क्वालिफाइड, यू ऑल्सो क्वालिफाइड, और ये मार्क्स आगे जाके आपको ऐड नहीं होना है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होना है। तो जस्ट उस टाइम पे आप ज्यादा रिस्क लीजिए और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ गेसेस आप मार सकते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको ये बता दिया है कि अवॉइड आंसर्स दैट आर टू हाई और टू लो इन रेंज, ठीक है। एलिमिनेट फनी रेस्पॉन्सेज एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग रेस्पॉन्सेज, इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था। तो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस यू कैन मेक अ रीजनेबली वाइज गेस, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखिए, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ये हमेशा ही एडवाइजेबल होता है
कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमेशा एडवाइजेबल होता है। तो अगर आप 60 क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क आप 7-8 क्वेश्चन में ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपके 4 क्वेश्चन भी 7-8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं और 4 गलत हो जाते हैं तो आप अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव में 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 4 का आपको क्या हो जाएगा 0.25 का नेगेटिव लगेगा आपका, तो 1 नंबर आपका नेगेटिव में चला जाएगा और 4 सही का आपका 1 नंबर पॉजिटिव में चला जाएगा, तब भी आपको प्लस में 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ऑलवेज एडवाइजेबल होता है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी। ये पूरा आपका एग्जाम एनालिसिस वगैरह हो गया है कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे काम रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस हम अपने घर पे करके करने बैठते हैं तो वो हमसे हो जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे वही वाले क्वेश्चंस हमसे नहीं होते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट ना हो उसके लिए आपको अपने एग्जाम के दौरान बहुत ही दिमाग को शांत रखिए, रिलैक्स्ड रहिए। ठीक है, अपने आपको बिल्कुल काम रखिए। और आपने कोई पेपर स्टार्ट किया, अपना पेपर स्टार्ट किया और आपसे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस नहीं बने, 3-4 क्वेश्चंस नहीं बने और आप पैनिक कर गए, ठीक है, तो उससे कोई हेल्प नहीं होगी, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तब भी आपको अपना कंपोजर मेंटेन करना है, अपना काम मेंटेन करना है और पेपर को आगे जो है वो करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो पेपर टफ होगा ना वो सभी के लिए टफ होगा, और अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी, और अगर जो पेपर आसान हुआ तो सबके लिए आसान होगा और कट ऑफ भी हाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को पर्टिकुलरली आपसे कोई प्रॉब्लम है कि उसने आप ही के लिए एक टफ पेपर बनाया है, उसने सबके लिए टफ ही पेपर बनाया है। ठीक है, और कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, और अगर आसान हो गया तो सबके लिए आसान होगा, फिर कट ऑफ भी हाई जाएगा। ठीक है, तो देखिए और क्या करना है आपको, एक रात पहले जो है एग्जाम के एक रात पहले, ये नहीं कि हमने पूरा एकदम उठा करके एकदम रात भर पढ़ना है रात भर, और फिर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो और पूरा वहीं पे सो रहे हैं, वहां पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहां पे आपको इंसोम्निया हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो एक रात पहले आपकी पढ़ाई नहीं होगी, और अभी तक पढ़ाई की है तो आपको वो पढ़ाई का वही पढ़ाई काम आएगी। एक रात पढ़ के पहले जो आप पढ़ेंगे उससे आपको सिर्फ इंसोम्निया होगा, सिर्फ स्ट्रेस होगा। तो आपको एक रात पहले पूरी अच्छी नींद निकालनी है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद निकालिए, खुश रहिए, मूवी देखिए, घूमने जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, लेकिन खुद को एग्जाम के स्ट्रेस में मत डालिए। ठीक है, तो हैव गुड स्लीप। ठीक है, एंड बी हैप्पी, बी इन हैप्पी मोड। जो होगा वो होगा। ठीक है, जो होगा वो होगा, एक रात पहले पढ़ के आप उसको बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्या करना है आपको, एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा हल्का फूड खाइए, बहुत हेवी मत कीजिए खुद को। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को स्टफ मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली बताऊं तो ऑल्दो पता नहीं है कितना काम करता है, लेकिन साइंटिफिकली ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें नींद आती है, और हमारा जो ब्रेन से जो सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है, और उधर हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन से और पूरी बॉडी से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है। तो अगर आप बहुत खा लेंगे तो आपको नींद आएगी और अनकंफर्ट हो सकता है, तो थोड़ा लाइट फूड रखिए, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेशनेस, दिमाग में फ्रेशनेस बनी रहेगी। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम सेंटर के कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचना है। ठीक है, वो लास्ट मोमेंट पैनिक में मत पड़िए कि आपका घर से डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर का है तो आप बाइक से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, वो वाला चीज मत रखिए। ठीक है, टेक सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम गैप रखिए, क्योंकि यू नेवर नो, देर आर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कभी कभी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आजकल आपको पता है कितने चालान कट रहे हैं, है ना, कि आप फुटपाथ पे भी चढ़ते हैं तो उसका भी चालान जो है वो कट जाता है आपका, मतलब किसी भी रीजन से चालान आजकल कट रहा है, वो गवर्नमेंट को कोविड के कारण जो है वो कलेक्शन मिल नहीं रहा है, टैक्सेस मिल नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया पैसे तो चाहिए, तभी तो सरकार चलेगी, तो वो अननेसेसरी चीज़ों के लिए चालान काट रही है। तो थोड़ा सा टाइम लेके चलिए, यू नेवर नो, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो डू नॉट फॉल इनटू द लास्ट मोमेंट पैनिक। वो लास्ट मोमेंट वाले पैनिक पे मत पड़िए कि आप कहीं फंस गए, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, आधा घंटा वहीं फंसे रह गए, फिर आपका एग्जाम छूट गया। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आप ये चीज़ श्योर कीजिए कि आप एग्जामिनेशन वाले डे में ट्रेवल मत कीजिए। ठीक है,
कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन वाले डे में ट्रैवल ना करें, अपने आप को स्ट्रेस मत कीजिए, या हो सके तो एक दिन एडवांस में ट्रैवल कर लीजिए, या फिर अगर आप एग्जामिनेशन वाले डे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास सफिशियंट टाइम मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वही लास्ट मोमेंट पैनिक वाले में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्या, अभी से मैं कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि अपने प्रिपरेशन टॉक में मत पढ़िए, या मॉक टेस्ट में भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे 70 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो सिर्फ 50 आ रहे हैं, फिर आपको पैनिक होने लगेगा, अरे यार मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपने जो तैयारी की है, अपनी तैयारी के भरोसे आप एग्जाम दीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ये मॉक टेस्ट वाला एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस मत लो कीजिए, ठीक है। आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल है, उस पे आपका जो भी जहाँ पे भी आप स्टैंड करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और नीचे चला जाएगा। अगर आप सुनेंगे कि दूसरों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर ये चीज बोलते हैं कि अरे यार मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, वो आपको जो है वो आपका कॉन्फिडेंस को कम करना ही चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो है उनका कंपटीशन जो है वो कम हो। ऑल्दो उनके उतने मार्क्स नहीं आए तब भी वो ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह के टॉक में मत पड़िए, ठीक है। और अगर आप सुनते हैं कि किसी का बहुत ज्यादा नंबर आ रहा है, आपके कम आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो प्लीज अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब सिलेक्शन के बारे में मत सोचिए, वो 45 मिनट्स आपको सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक चीज सोचना है कि मुझे इस पेपर में अपना इस 45 मिनट्स में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मुझे इस 45 मिनट्स में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अगर उस टाइम पे अगर आपका 1-2 मिनट के लिए नर्वस लूज हो भी नर्वस आप हो भी जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है आप, या आप नर्वस हो जाते हैं, तो भी आप, ठीक है, यू कम आउट ऑफ इट एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर अगेन। ये नहीं कि मेरा 2 मिनट खराब हो गया यार, तो अब तो मेरा नहीं होगा, ये वाला चीज आपको नहीं सोचना है, ठीक है। वट एवर इज लेफ्ट विथ यू, आप उसमें बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है। और ये चीज याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोविड का इम्पैक्ट रहेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे एग्जाम में वो हो सकता है थोड़े कम हो, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे भी पड़ेगा, ठीक है। और एक लास्ट मोमेंट टिप मैं ये बोलूंगी, अब आपके एग्जाम में जो भी 2 दिन बचे हैं या 3 दिन बचे हैं, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, और वीक पॉइंट्स पे आपने जो टॉपिक मत नहीं पढ़ा है उसे आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप उन टॉपिक्स को मत पढ़िए, वीक पॉइंट्स पे थोड़ा अगर आप इम्प्रूवमेंट 1-2 जगह कहीं आपको लगता है कि थोड़ा बहुत छूट रहा है, उसको इम्प्रूव आप कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लीजिए, वो आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप और किसी ट्रैप में मत पड़िए, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा आप ये वाला वीडियो फॉलो कीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपने स्टेट का एनालिसिस कीजिए, कट ऑफ का एनालिसिस कीजिए, और अगर आप ये वाले पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आपका जो जो भी आपका लेवल है वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो आपके बढ़ जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।